प्लांट एनाटॉमी का लास्ट पार्ट डाइकोट। तो इनकी बात करेंगे, डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर, मोनोकोट की स्टेम, रूट, लीफ, इनकी बात करेंगे। और ये लास्ट पार्ट इस यूनिट का है। उसके बाद नई यूनिट अपन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात की जाए कि ये जो इसको स्टेम जो होता है उसको, ये स्टेम है, इसको यहाँ से काट कर फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। क्या किया जाता है? माइक्रोस्कोप में जब इसको देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो इसमें स्ट्रक्चर, जब भी जिसने प्रैक्टिकल किया है 11th 12th BSc में उन्हें पता होगा, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसी प्रकार की स्ट्रक्चर दिखती है। जो द्विबीजपत्री तना होता है उसकी अपन प्राथमिक संरचना की बात करें तो इसी प्रकार की दिखती है। ये इस तरह से इसके बाल होते हैं जिनको कहा जाता है ट्राइकोम। तो तने पर स्थित बालों को क्या कहा जाता है? ट्राइकोम कहा जाता है। और ये ट्राइकोम किससे बना होता है? ट्रेकियोब्लास्ट सेल से बनता है। तने में बालों को ट्राइकोम कहते हैं और ये किससे बने होते हैं? ट्राइकोब्लास्ट सेल से बने होते हैं। अपन ने ये देखे थे सबसे बाहर की परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस पर क्या स्थित होते हैं? ट्राइकोम। क्या स्थित होते हैं? ट्राइकोम स्थित होते हैं। एपिडर्मिस के बाद में अपन ने देखी थी हाइपोडर्मिस। तो पहले एपिडर्मिस देख लेते हैं। एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस कैसी सेल है? यूनिसेलुलर लेयर है। क्या है? यूनिसेलुलर लेयर है। और बाहर की जो परत होती है उसमें क्या उपस्थित होते हैं? स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। इन रंध्रों पर क्यूटीन का जमा होता है तो जिसको कहा जाता है क्यूटिकल उपत्वचा। और जब अपन ने देखा था सेल वाले चैप्टर में, साइटोलॉजी में, कि क्यूटीन का जमाव जब अत्यधिक मात्रा में किन पादपों में होता है तो मरुद्भिद पादपों में अत्यधिक जमाव होता है। क्यूटीन के जमाव के कारण क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, पानी की कम आवश्यकता होती है। और किन पादपों में क्यूटीन होता ही नहीं है? किन पादपों में नहीं होता है? तो ये किस में नहीं होता है क्यूटीन? जो जल में रहते हैं उनमें नहीं होता, क्योंकि ये जल में क्या हो जाता है? गल जाता है, यानी हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होता है और जीरोफाइट में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये क्यूटीन किस में एब्सेंट होती है? जड़ों में एब्सेंट होती है। इसके बाद में ये देखा, ये यूनिसेलुलर लेयर है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और क्यूटिकल का जमाव होता है जिसे उपत्वचा कहा जाता है। क्यूटीन का जमा होने के बाद में उस त्वचा को उपत्वचा कहा जाता है। इसके बाद में एपिडर्मिस से अंदर घुसते आती है हाइपोडर्मिस। क्या आती है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो किसका बना होता है? हाइपर होते हैं तो अपन अपनी क्या ऊपर कर लेते हैं? कॉलर। क्या ऊपर करते हैं? कॉलर। तो ये किसका बना होता है? कोलेनकाइमा का बना होता है। हाइपर होते ही क्या ऊपर करते हैं? कॉलर। तो कॉलर से याद रखोगे, कोलेनकाइमा का बना होता है। हाइपोडर्मिस के अंदर जाएं तो अंदर वाली लेयर कहलाती है एंडोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की बाहरी परत क्या कहलाती है? हाइपोडर्मिस। और कॉर्टेक्स की आंतरिक परत क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स जो होता है उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो कॉर्टेक्स के अंदर पेरेनकाइमा और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हाइपोडर्मिस में देखो 3 काइमा थे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, ये थे। हाइपोडर्मिस, हाइपर होते हैं तो कॉलर खड़ी करते हैं, तो कोलेनकाइमा का बना होता है हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स जो होता है, कोट जो है वो किसके ऊपर पहना जाता है? पैरों के ऊपर पहना जाता है। और को से क्लोरोप्लास्ट, को से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो पैरों के ऊपर क्या पहनते हैं? कोट। तो कोट से याद रखोगे कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स जो है वो पेरेनकाइमा का बना होता है और इसमें क्या उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। कॉर्टेक्स के अंदर जाते हैं, आती है परत एंडोडर्मिस। अंडे में क्या होता है? अंडा भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। वैसे ये एंडोडर्मिस दूसरा है, परंतु याद रखना अपने को अंडा खाने के रूप में काम में लेते हैं। और पादपों में खाना किस रूप में बनता है? स्टार्च के रूप में। तो यहाँ पर स्टार्च का आच्छद होता है, स्टार्च शीट होती है। एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकिल। क्या होती है? पेरिसाइकिल। और जब मैं साइकिल से गिरा
तो क्या हो गया, मेरा शरीर अकड़ जाता है, दृढ़ हो जाता है। और दृढ़ को कहा जाता है स्क्लेरेंकाइमा। क्या दृढ़ोतक किसको कहा जाता है? स्क्लेरेंकाइमा को कहा जाता है। जो स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है पेरिसाइकिल, और जिसको कहा जाता है हार्ड बास्ट। स्केल दृढ़ होती है तो दृढ़ को हार्ड कहते हैं, तो हार्ड बास्ट। पेरिसाइकिल के अंदर यहाँ पर जो है वो वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम होते हैं। इसके अंदर बीच का भाग क्या होता है? पित्त होता है। और इसके अंदर क्या विकसित होते हैं? पित्त सुविकसित होता है। और क्या उपस्थित होते हैं? मेडुलरी रेज उपस्थित होती है। तो ये इसकी बात हुई थी। अब इसकी थ्योरी देखो। डाइकोट तने जो था उसकी एपिडर्मिस बाहर की थी, वो एक परती थी, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था, रंध्र उपस्थित थे। और जो है वो उसके ऊपर जो हेयर थे उसको क्या कहा जाता था? ट्राइकोम कहा जाता था, जो कि ट्रेक्योब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। और स्टोमेटा थे, उन पर क्यूटिन का जमाव था, तो क्यूटिकल, उस त्वचा को क्यूटिकल कहा था। इसमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए बाहरी सतह पर क्यूटिन का जमा होता है, जो क्यूटिकल की बनी होती है। और हाइपोडर्मिस, इसके बाद में हाइपोडर्मिस थी। हाइपर होते हैं तो कॉलर खड़ी करते हैं, तो कोलेनकाइमा की बनी थी। उसके बाद में कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या होता है? बहुपर्तीय होता है। कोर्ट में जो है वो मोटा सा होता है कोर्ट, तो मतलब उसमें परतें ज़्यादा होती है, तो बहुपर्तीय होता है और विकसित होता है। इसकी बाह्य सतह तो हाइपोडर्मिस कहलाती है, आंतरिक सतह एंडोडर्मिस कहलाती है। कॉर्टेक्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कॉर्टेक्स में क्या होता है? ये कॉर्टेक्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और एंडोडर्मिस, अंडे में क्या भोजन के रूप में स्टार्च, तो स्टार्च की अधिकता होती है, तो इसे स्टार्च शीथ कहा जाता है। उसके बाद पैरों के ऊपर जो है वो जब पैर साइकिल से अपन गिरे थे तो पैर हमारे क्या हो गए? दृढ़ हो गए, यानी स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। और कुछ पातों में इससे फाइबर उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? फाइबर, जिन्हें कहा जाता है पेरीवेस्कुलर फाइबर कहा जाता है। इसमें यूस्टीलियन सुरंभ पाए जाते हैं। इसमें वेस्कुलर बंडल संख्या में कम होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है वेज शेप्ड। क्या कहा जाता है? वेज शेप्ड कहा जाता है। वेस्कुलर बंडल संख्या में कम होते हैं तो इसको वेज शेप्ड कहा जाता है। ये हो गई, वो तो थी डाइकोट स्टेम की। अब बात होती है मोनोकोट स्टेम की। किसकी बात होती है? मोनोकोट स्टेम की। तो देखो, बाहर की तरफ क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस पर जो है वो स्तंभ, जो इसमें रोम होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। रोग नहीं है, रोम है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, जो एक कोशिका जो द्विबीजपत्री थी तो उसमें एपिडर्मिस क्या थी? यूनिसेलुलर। इसमें क्या? मल्टी सेलुलर है। अंदर क्या होती है? हाइपोडर्मिस। क्या होती है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं? परिधि में होते हैं। कैसे होते हैं? उसमें तो सेंटर में थे, इसमें परिधि में इस तरह से बिखरे हुए हैं, दिख रहे हैं आप लोगों। और बीच में ये लार्ज वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो केंद्र में होते हैं। स्मॉल वेस्कुलर बंडल, दो वेस्कुलर बंडल होते हैं, लार्ज और स्मॉल। छोटे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? चारों ओर बैठ जाओ घेरा बनाकर। और बड़े क्या होते हैं? बीच में बैठते हैं ध्यान देने के लिए। तो बड़े वेस्कुलर बंडल केंद्र में होते हैं, छोटे परिधि की ओर होते हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जो इसमें वाटर कैविटी होती है, क्या होती है? वाटर कैविटी। और इसमें जो वाहिका होती है वो वी या वाई शेप्ड होती है। और ऊपर की तरफ इसमें यहाँ पर प्रोटोजाइलम, फिर क्या है अंदर? मेटाजाइलम, यानी पीएम है। क्या है? पीएम। और पीएम कहाँ जा रहा था? बाहर जा रहा था। पीएम एक्सार्क थी। क्या थी? एक्सार्क। तो इनकी एपिडर्मिस, इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो तो कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। एपिडर्मिस तो कैसी होती है? यूनिसेलुलर ही है, परंतु रोम जो हेयर है वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके बाद में एपिडर्मिस यूनिसेलुलर होती है, जिसमें कम संख्या में स्टोमेटा पाए जाते हैं या स्टेम हेयर पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें हाइपोडर्मिस जो होती है, वहाँ तो हाइपोडर्मिस किसकी थी? दो जने थे, तो एक हाइपर हो रहा था तो दूसरा कॉलर पकड़ रहा था। परंतु अकेला जब हाइपर होता है तो एकदम खड़ा होकर दृढ़ संकल्प ले लेता है कि मैं अब ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। तो हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है।
कॉर्टेक्स जो होते हैं वो अविभेदित होता है, इसको कोई विभेदित नहीं कर सकता। क्या इसमें स्ट्रक्चर में आपको कहीं पेरिसाइकिल दिखी थी, कहीं दिखी है? तो मोनोकोट में पेरिसाइकिल होती ही नहीं है। जब होती ही नहीं है तो क्यों दिखाएंगे? मोनू को साइकिल चलाना नहीं आता, मोनू को साइकिल चलाना नहीं आता है, तो मोनू में जो है वो मोनोकोट स्टेम में पेरिसाइकिल एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। जब पेरिसाइकिल ही नहीं है, इसीलिए तो वेस्कुलर बंडल क्या थे? बिखरे हुए थे, और छोटे थे वो कहाँ पर थे? परिधि की ओर, यानी पेरिफेरल थे, और जो बड़े थे वो बीच में थे। क्या थे? बीच में थे, और सब गोल गोल अंडाकार थे। क्या थे? अंडाकार वेस्कुलर बंडल थे। और जो केंद्र भाग में तो बड़े थे और परिधि भाग में छोटे थे। ये संख्या में अनेक होते हैं, परंतु होते कैसे कैसे हैं ये चीज़ पूछी जाती है। ये होते हैं कंजॉइंट, कंजॉइंट के साथ में कोलैटरल। फिर कैसे होते हैं ये? एंडार्क। कैसे होते हैं? एंडार्क। सेंट्रीफ्यूगल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। याद रखनी है ये चीज़, मोनोकोट स्टेम में कोलैटरल, कंजॉइंट, एंडार्क। एंडार्क है तो सेंट्रीफ्यूगल तो हो गई, और सेंट्रीफ्यूगल, और इसमें क्या होता है? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। कल अपन ने एक चीज़ देखी थी कि ये क्लोज्ड कब थे और ओपन कब थे। तो देखो क्लोज्ड कब थे? जब इनमें जब कैम्बियम इनमें प्रेजेंट थी तब तो ये ओपन थे, और कैम्बियम एब्सेंट थी तो ये क्या थे? क्लोज्ड। और क्लोज्ड किस में होते हैं? मोनोकोट्स में होते हैं। बात की थी क्लोज्ड किस में होते हैं? मोनोकोट्स में होते हैं। बाकी देखो ये स्टेम की अपन ने बात की थी, तो ये स्टेम में देखो कंजॉइंट होता है, कोलैटरल होता है, एंडार्क होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। ये चीज़ तो कॉमन। अब यदि कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन होगा, और ये किस में होगा? डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म में। परंतु अपन ने अभी मोनोकोट देखा, उसमें कैम्बियम एब्सेंट यानी क्लोज्ड है, और मोनोकोट्स में होता है। तो यही बात है। तो यहाँ पर यही चीज़ देखी अभी अपन ने, ये रही कंजॉइंट, कोलैटरल, एंडार्क, सेंट्रीफ्यूगल, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। कैम्बियम क्या थी? एब्सेंट थी, तो वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीट पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीट पाई जाती है। याद करो डाइकोट्स में बंडल शीट स्टार्च किसने बनाई थी? एंडोडर्मिस ने बनाई थी। किसने बनाई थी? एंडोडर्मिस ने बनाई थी। और इसी के अंदर क्या होते हैं? पिथ और मेडुलरी रेज जो थे, क्या दिख रहे थे क्या स्ट्रक्चर में? नहीं दिख रहे थे, क्योंकि इसमें जो है कैम्बियम है ही नहीं, पेरिसाइकिल है ही नहीं, तो ये वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं। कंजॉइंट, कोलैटरल, एंडार्क, सेंट्रीफ्यूगल और क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है। कैम्बियम प्रेजेंट किस में होती है? जिम्नोस्पर्म और डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो थे मेटाजाइलम में वाई शेप या वी शेप वाहिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वी शेप या वाई शेप वाहिकाएं पाई जाती है, और इनमें वाटर कैविटी होती है। इनमें क्या होती है? वाटर कैविटी होती है। एस्पेरेगस में वाटर कैविटी नहीं होती है। इनमें सबसे विकसित स्टील पाई जाती है। इनमें एटेटो स्टील कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एटेटो स्टील कहते हैं। एस्पेरेगस में वाटर कैविटी नहीं होती है। एस्पेरेगस में क्या नहीं होती है? वाटर कैविटी नहीं होती है। इनमें सबसे विकसित स्टील पाई जाती है। इसमें एस्पेरेगस में, या इसमें याद क्या रखना? मोनोकोट्स में भाई कैम्बियम थी नहीं। बाहर इसमें जो रूट हेयर थे वो कैसे थे? मल्टी सेलुलर थे। एपिडर्मिस यूनिसेलुलर थी। एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस थी। वहाँ हाइपोडर्मिस कॉलर की थी, और यहाँ पर स्केल की तरह तो स्क्लेन काइमा। इसमें वेस्कुलर पेरिसाइकिल नहीं होती है, तो वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, तो इसमें जो बड़े होते हैं वो सेंटर में होते हैं, और छोटे होते हैं वो परिधि की तरफ होते हैं। और होता कैसे? कंजॉइंट, कोलैटरल, एंडार्क और
सेंट्रीफ्यूगल और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। क्लोज्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है। वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ जो है वो पाई जाती है, परंतु इसमें पित्त और मेडुलरी रेज एब्सेंट होता है। मेटाजाइलम में वाई शेप या वी शेप वाइकाएं पाई जाती है और इनमें वाटर कैविटी होती है। और ये वाटर कैविटी किसमें पाई जाती है? एस्पैरागस में पाई जाती है, जिसमें सबसे विकसित स्टील होती है। अब बात करते हैं अपन स्टेम की बात हो गई, अब बात करते हैं रूट की। तो डाइकोट रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें तो देखो डाइकोट समझ में आते हैं, मोनोकोट में तो बस थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे बाहर क्या होती है? एपिडर्मिस, वही है यूनिसेलुलर होती है। एपिडर्मिस हमेशा यूनिसेलुलर होती है। इसमें स्टोमेटा क्या थे? एब्सेंट होंगे। स्टोमेटा जड़ों में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और जड़ में मैंने अभी पहले जब स्टेम की बात की थी तब मैंने कहा था जड़ में क्यूटिकल एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस और एपिब्लेमा भी कहा जाता है। एपिडर्मिस, राइजोडर्मिस और एपिब्लेमा सेम कैरेक्टर। ओके, मूल रोम तो होंगे, और मूल रोम कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। इसके बाद में अंदर वाली स्ट्रक्चर होती है हाइपोडर्मिस। क्या होती है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में जो है वो क्या होती है? सुबेरिन का जमाव। सुबह सुबह हाइपर हो गया, सुबह सुबह हाइपर हो गया तो रूस गया तो रूस से याद रखो रूट में क्या हुआ था? हाइपर। और कब हुआ था? सुबह सुबह। तो यानी किसका जमा होता है? सुबेरिन का जमा होता है, तो इससे एक्सोडर्मिस कहलाती है। और एक्सोडर्मिस किस में ज़्यादा विकसित होती है? मोनोकोट में ज़्यादा विकसित होती है। किसकी तुलना में? डाइकोट की तुलना में। इसके बाद में हाइपोडर्मिस के अंदर आता है कॉर्टेक्स। क्या आता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो बहुपर्तीय होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। क्या होता है? मल्टी लेयर्ड। और कोट किसके ऊपर पहन रहे थे? पैरों के ऊपर। तो पेरेनकाइमा की बनी होती है, और कोश से क्लोरोप्लास्ट और कोश से कॉर्टेक्स। वहाँ तो स्टेम में तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, परंतु यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। परंतु अपवाद के रूप में टीनोस्पोरा और ट्रापा में ये पाया जाता है। टीट्रा में पाया जाता है। टीनोस्पोरा और ट्रापा में क्लोरोप्लास्ट जड़ों में उपस्थित होता है, और ये अपवाद ही पूछे जाते हैं। तो कॉर्टेक्स कैसा था? बहुपर्तीय था। कोट पहना जाता है पैंट के ऊपर, तो पैंट से याद रखोगे पैर। कोट पहना जाता है पैर के ऊपर, तो पैर याद रखोगे पेरेनकाइमा की बनी होती है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, परंतु ये टीनिया और टीनोस्पोरा और ट्रापा में पाया जाता है। कॉर्टेक्स के बाद में अंदर घुसते ही आती है एंडोडर्मिस। क्या आती है? ये एंडोडर्मिस आती है। और एंडोडर्मिस जो है यहाँ पर कुछ जगह यह जमाव हो जाता है। ये जमाव दिख रहा है, ये जमाव जो है वो कहलाती है पैथ सेल कहलाती है, या ट्रांसफ्यूजन सेल कहलाती है। यहाँ पर कोई भी जमाव नहीं होता है इन सेल में। बाकी जगह तो ये क्या उपस्थित है? ये जमाव विकसित हो रहा है। क्या है? ये जो जमाव है ये दिख रहा है बाकी जगह तो, परंतु इन जगह पर जमाव नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांसफ्यूजन सेल होती है, मतलब आदान प्रदान करने का कार्य करती है। और ये जो जमा हो जाता है ये क्यों होता है? तो ये सुबेरिन का जमा होता है, और ये मृत जलरोधी होती है, तो इसको कहा जाता है कैस्पेरियम प्लेट। देखो बाहर थी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पर रूट हेयर थे, और रूट हेयर यूनिसेलुलर थे। एपिडर्मिस में यहाँ पर स्टोमेटा और क्यूटिकल नहीं होती है, क्योंकि जड़ों में नहीं होती है। और एपिडर्मिस कैसी थी? यूनिसेलुलर। एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस आ रही थी, तो यहाँ हाइपोडर्मिस जो है वो रूस गया तो सुबह सुबह। तो ये किसकी जो है वो क्या होता है? हाइपोडर्मिस में सुबेरिन के जमाव से होती है, एक्सोडर्मिस कहलाती है। इसके बाद में अपन ने जो है वो देखी थी हाइपोडर्मिस के अंदर होता है कॉर्टेक्स। कोट पहना जाता है पैरों के ऊपर, तो पेरेनकाइमा की बनी होती है। और ये मल्टी जो है वो लेयर्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है। अपवाद के रूप में इसमें टीनोस्पोरा और ट्रापा में पाया जाता है।
इसके बाद में जो है वो आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कुछ जगह जो है वो जमाव होता है और कुछ जगह जमाव नहीं होता है। जहाँ जमाव होता है सुबेरिन का तो उसे कहा जाता है कैस्पेरियम प्लेट कहा जाता है, और जहाँ जमाव नहीं होता उसको पैथ सेल यानी ट्रांसफ्यूजन सेल कहा जाता है। ये बात हो गई एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस के बाद में अपन अंदर घुसते हैं तो आती है पेरिसाइकिल। क्या आती है? पेरिसाइकिल आती है। और ये जो पेरिसाइकिल है इसमें यहाँ पर पेरिसाइकिल उपस्थित है, तो इसमें जो है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है। और रूट में कैसे थी? आर से रूट, आर से रेडियल होती है। और कैसी होती है? MP है। क्या है? इसमें जो है वो प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। PM है तो कैसी है? एक्सार्क है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, PM हमेशा रूट पे जाता है, PM रूट पे जाता है। तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, और ऐसी कहलाती है एक्सार्क कहलाती है और रेडियल होती है। बीच में जो है वो पित्त जो है वो अल्प विकसित यानी एब्सेंट होता है, जबकि तने में पित्त क्या था? प्रेजेंट था। और यहाँ पर ये जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल प्रोजेनकाइमा की बनी होती है। किसकी? प्रोजेनकाइमा की। और वहाँ पर पेरिसाइकिल किसकी थी? स्क्लेनकाइमा की थी। और यहाँ पर किसकी है? प्रोजेनकाइमा की बनी होती है। और लेटरल रूट की उत्पत्ति यानी पार्श्व मूल की उत्पत्ति इससे होती है। वैस्कुलर बंडल 2 से 6 होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 6 होते हैं। परंतु फाइकस में फिक्स 6 याद रखो। फिक्स यानी फाइकस और 6 यानी 6 से ज़्यादा होते हैं, तो इसको कहा जाता है पोलीआर्क। क्या कहा जाता है? पोलीआर्क। वरना वैस्कुलर बंडल 2 से 6 होते हैं, 2 को डायार्क, 6 को हेक्सार्क कहा जाता है। परंतु फाइकस में 6 से ज़्यादा होते हैं। पित्त जो है वो इनमें एब्सेंट होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? कम होती है। पत्ती की संरचना देखें, ये हो गई रूट की बात। पत्ती की संरचना देखें तो पत्ती जो है वो 2 प्रकार की देखें अपन, पृष्ठाधारी और समपार्श्वी यानी डोर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। डोर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। तो डी से डाइकोट्स में होती है, तो ये आइसोबाइलेटरल किस में होगी? मोनोकोट्स में होगी। डाइकोट्स में कैसी होती है? ये जालिकावत यानी रेटिक्यूलेट होती है। कैसी? डाइकोट्स में जालिकावत होती है, जबकि मोनोकोट्स में कैसी होती है? समानांतर। कैसी होती है? समानांतर होती है। इसमें ऊपर की तरफ वेंट्रल सरफेस होती है। ऊपर की तरफ क्या होती है? वेंट्रल सरफेस होती है, जिसको एडेक्सियल सरफेस भी, ये नाम देखो याद रखने पड़ेंगे। इतना याद हो सकता है कि डी यानी डाइकोट्स, डी यानी डोर्सीवेंट्रल, और डाइकोट्स 2 है तो जाल के रूप में होती है, और मोनो जो है वो समांतर चलती है और उसमें आइसोबाइलेटरल होती है। तो ये बात तो याद भाई इससे समझ में आ गई। परंतु ऊपर तो क्या होती है? ऊपर होती है तो वो वेंट्रिकल है, और नीचे वाली क्या होती है? डोर्सल। नीचे वाली क्या है? डोर्सल होती है। और बीच में इसके अंदर शिराएं होती है। अब देखो पृष्ठाधारी और समपार्श्वी में और अंतर देखें अपन, तो यहाँ मीजोफिल पर्ण मध्यों तक विभेदित होता है, पेलिसेड और स्पॉन्जी में होता है। और इसमें क्या होता है? मीजोफिल अविभेदित होता है, स्पॉन्जी होता है। इसमें पेलिसेड और स्पॉन्जी में विभेदित होता है। ये हाइपोस्टेमेटिकल लीफ यानी अधोरंध्रीय पत्ती होती है। और ये क्या होती है? एम्फीस्टोमेटल, एक बीजपत्री। मोनोकोट्स तो ए से एम्फीस्टोमेटल लीफ होती है। और ये क्या होती है? हाइपोस्टेमेटिकल लीफ होती है। इसमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है और इसमें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अधिक। इसमें वाष्पोत्सर्जन कम और इसमें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अधिक होता है। नीचे की तरफ रंध्र है, अधोरंध्री है, तो क्या होता है? रंध्र नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। और उसमें उभयरंध्रीय एम्फीस्टोमेटल जब बराबर है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। पत्ती में कैसा होता है? कंजॉइंट, वही कोलेटरल, एंडार्क, और क्या होता है? क्लोज्ड। क्या होता है? क्लोज्ड। जो किसमें था? मोनोकोट स्टेम में था।
पत्तियों में सबसे मोटी क्यूटिकल होती है और पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। जबकि कुछ रेगिस्तानी घास जो होती है उनकी पत्तियों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो दीर्घीकृत होती है। ये दोपहर के समय संकुचित होकर घास के सरफेस एरिया को क्या कर देती है, कम कर देती है। भाई ये सिकुड़ गई तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, घट जाएगा। और इन सेल को ब्यूलिफॉर्म या मोटोर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूलिफॉर्म या मोटोर सेल। बुल या बफेलो कुछ भी मान लो, इनके जो है वो सींग जो है वो सिकुड़े हुए होते हैं, मतलब याद रखो बुल्लीफॉर्म। इसमें रेगिस्तान में पादप दिन के समय वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इनको बुल्लीफॉर्म या क्या कहते हैं, मोटोरो सेल कहते हैं। इस तरीके से हो जाती है। ये किस किस में होता है, पोआ, एग्रोफाइरोन, एमोफाइला, एम्फेक्ट्रा। पोआ, एग्रोफाइरोन, एम्फोला और इम्फेक्ट्रा। पोए जो होते हैं वो आजकल AI से मंगाए जाते हैं। AI ज़्यादा चल रहा है तो पोए AI से मंगाए जाते हैं। तो पोए से तो हो गया पोआ, ए से हो गया एग्रोफाइरोन। देखो पोए ने क्या किया, ग्रो किया, एग्रोफाइरोन ग्रो किया तो जो है वो AI से किया, तो ए से एमोफाइला और आई से इम्पेक्ट्रा। इसके बाद आगे बात करें अपन कैम पादप। किसकी बात करें, कैम पादप की बात करें तो कैम पादप होते हैं मांसल मरुद्भिद होते हैं। और जो मांसल मरुद्भिद जो होते हैं वो मोटे जिनकी जो होता आवरण होता है, देखा होगा नाशपाती मोटे गुद्देदार इनका होता है। तो ये होते हैं, इनमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। क्योंकि रंध्र धसे हुए होंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वेपोराइजेशन कम होगा। तो ये क्या कर सकते हैं, कम पानी में भी क्या कर सकते हैं, अपना जीवन स्थापित कर सकते हैं। ये रंध्र जो होते हैं वो केवल रात में खुलते हैं। ऐसे रंध्रों को स्कोटो एक्टिव या तमो सक्रिय रंध्र सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होता है। अब रात में तो क्या ही कितना वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो कैम पादपों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है क्योंकि इनमें रंध्र दिन के समय बंद होते हैं। धसे हुए रंध्र होते हैं यानी शक्कन स्टोमेटा होते हैं और ये स्कोटो एक्टिव रंध्र कहते हैं। जीरोफाइट्स प्लांट में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। कनेर की पत्तियों की एपिडर्मिस जो होती है वो बहुपर्ती होती है, वरना तो एपिडर्मिस एक परती होती है, परंतु कनेर की जो पत्तियां उनमें एपिडर्मिस बहुपर्ती होती है तथा दोनों की सतह पर पेलिसेड टिश्यू पाई जाता है। इसी कारण यह रेगिस्तान का सबसे सफल पादप माना जाता है। बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, द्वितीयक वृद्धि की। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये मोटाई, क्षेत्र, घेरा, पार्श्व भाग में वृद्धि होती है। भाई लेटरल थी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल थी। लेटरल क्या थी, द्वितीयक वृद्धि थी और ये क्या थी, प्राइमरी ग्रोथ थी। तो इसमें जो है आवश्यकता किसकी होती है, पार्श्व विभजोतक की आवश्यकता होगी, लेटरल मेरिस्टेम की। इसमें वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की भी आवश्यकता होगी। लेटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की आवश्यकता होगी। सेकेंडरी ग्रोथ दो प्रकार की होती है, इंट्रास्ट्रीलर और एक्स्ट्रास्ट्रीलर। इंट्रा और एक्स्ट्रा। इंट्रा जो होता है वो वैस्कुलर कैम्बियम से बनती है। किससे बनती है, वैस्कुलर कैम्बियम से। और एक्स्ट्रा जो बनती है वो कॉर्क कैम्बियम से बनती है और कॉर्क कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इंटरव्यू एक्स्ट्रा होती है वो कॉर्क यानी कचरे में चली जाती है, तो कॉर्क एक्स्ट्रा, कॉर्क एक्स्ट्रा, कॉर्क। और इंटरव्यू से वेस्कुलर बंडल।
वैस्कुलर कैम्बियम से इसमें फिर दो प्रकार का होगा, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम और इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। फेसिक्यूलर कैम्बियम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम में होता है, किसमें, प्राइमरी मेरिस्टेम में, जबकि इंटर जो होता है वो मेडुलरी रेज में होता है, किसमें होता है, मेडुलरी रेज में होता है। तो देखें सेकेंडरी ग्रोथ में इंट्रा और क्या है, एक्स्ट्रा, इंट्रा और एक्स्ट्रा। इंट्रा होती है कहाँ पर, वैस्कुलर कैम्बियम से, और वो होती है कॉर्क कैम्बियम से। वैस्कुलर कैम्बियम में फिर इंट्रा और इंटर दो प्रकार की है। तो इंट्रा में तो प्राइमरी मेरिस्टेम से होती है, जबकि इंटर जो है वो मेडुलरी रेज से होती है। और हाइपोडर्मिस से कॉर्टेक्स की जो है वो सबसे बाहरी परत होती है, हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, हाइपोडर्मिस होती है। इसके बाद में अपन बात करें वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम में यहाँ पर क्या क्या बात होगी, तो देखें वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम में जो रे होती है, जो मेडुलरी रेज थी, उनकी संख्या रे इनिशियल यानी संख्या में कम हो जाती है, तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनती है। जब रे इनिशियल प्रारंभिक रेज जो है इनकी संख्या कम हो जाएगी तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनना पड़ेगा। जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो अपन दूसरी चीज़ लाते हैं, नहीं लाते। जब ये पहली चीज़ ही कम हो गई है तो दूसरी लानी पड़ेगी, तो दूसरी से में सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनेगा। इसके बाद में जो है वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल तर्कु रूपी आरंभिकाएँ की देखें तो इनकी क्या होती है, संख्या ज़्यादा होती है। तो द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम बनते हैं। द्वितीयक फ्लोएम और क्या बनते हैं, द्वितीयक जाइलम बनते हैं। रे इनिशियल से तो क्या बनता है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। रे इनिशियल की संख्या कम होने पर सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनती है, जबकि फ्यूजिफॉर्म की संख्या अधिक होने के कारण सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम में फ्यूजिफॉर्म में क्या है, क्या परिधीय भाग में वैस्कुलर कैम्बियम जो है उससे प्राइमरी जाइलम कम होता है, तो इसको प्राइम जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम बास्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बास्ट कहा जाता है। जबकि सेकेंडरी फ्लोएम को तो बास्ट कहते हैं, जबकि सेकेंडरी जाइलम को क्या कहते हैं, वुड। यहाँ 2 लिखा है ना, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी फ्लोएम को बास्ट कहते हैं, जबकि सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कौन है, जाइलम ज़्यादा है, तो इसमें जो है वो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा है, तो वुड से इसको कहते हैं वुड। जबकि प्राइमरी जाइलम यहाँ पर कम है, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। सेकेंडरी फ्लोएम को क्या कहते हैं, बास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बास्ट कहते हैं। केंद्रीय भाग में वैस्कुलर कैम्बियम में प्राइमरी जाइलम ज़्यादा। देखो परिधीय में प्राइमरी जाइलम कम था, केंद्रीय में प्राइमरी जाइलम ज़्यादा है। क्या है, परिधीय में तो कम, केंद्रीय में, केंद्र में ज़्यादा लोग रहते हैं तो केंद्र में प्राइमरी जाइलम ज़्यादा था और उसमें प्राइमरी जाइलम कम था, तो उसको तो प्राइमरी बास्ट, उसको तो सेकेंडरी फ्लोएम को बास्ट कहा था, और इसमें सेकेंडरी जाइलम को क्या कहा है, वुड कहा है। वुड किसको, डब्ल्यू के बाद में एक्स और पी बी की एक ही ध्वनि आती है, तो पी बी तो प्राइमरी, पी को फ्लोएम, बी को बास्ट, और एक्स डब्ल्यू एक्स, तो एक्स के पास में वुड रख लो, बात खत्म। अब यहाँ पर जो ये दे रखा है रस का शेफ वुड, हार्ट वुड, ये क्या है, देखो ये अंदर जो है वो टाइलोस होते हैं, इसके अंदर सेफ वुड होती है। क्या होती है, सेफ वुड, और इसको कहा जाता है हार्ट वुड। क्या कहा जाता है, हार्ट वुड। इसका जो है महंगी जो होती है
महंगी अधिक होती है वो होती है हार्डवुड। क्या होती है? महंगी होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन ज़्यादा होता है और ये क्या होती है? वाटर प्रूफ। भाई हार्ट ही तो अच्छा होता है, हमारा हड्डी ही तो अच्छा होता है। तो आर्थिक महत्व में क्या है कि ड्यूरामेन वुड जो है, आर्थिक महत्व में बात करें ड्यूरामेन वुड जो होती है उसमें लिग्निन अधिक होता है, वाटर प्रूफ होती है, अपशिष्ट अधिक होते हैं, बैक्टीरिया फंगस कम होता है और ये क्या होती है? महंगी होती है। 3 वुड है, सैपवुड, हार्टवुड और ड्यूरामेन वुड। तो अब देखते हैं चोरी इसकी। पादप की मोटाई क्षेत्र और पार्श्व भागों में वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट्स पादपों के स्टेम और रूट में होती है। किसमें? स्टेम और रूट में, परंतु प्राथमिकता किसको दोगे? स्टेम को दोगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ द्विबीजपत्री में एस से सेकेंडरी, एस से सेकेंड यानी द्विबीजपत्री और एस से स्टेम में होती है, रूट में कम होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम जिम्मेदार होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम से पादप में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को इंट्रास्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम से जो हो रही थी सेकेंडरी ग्रोथ उसको इंट्रास्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे थे, और कोर्क कैम्बियम से जो हो रही थी उसको एक्स्ट्रास्टिलर कह रहे थे। वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम सेकेंडरी कैम्बियम होती है। वह कैम्बियम जो जाइलम फ्लोएम के बीच पहले से ही उपस्थित होती है उसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो पहले से उपस्थित होती है जाइलम उसको कहा जाता है इंट्रा, और ये प्राथमिक प्रकार की होती है। कैसी होती है? प्राथमिक प्रकार की होती है। जबकि जो इंटर थी, भाई इंट्रा तो क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच पहले से उपस्थित होती है तो वो इंट्रा है, जो बाद में आती है वो इंटर होती है। और ये क्या होती है? सेकेंडरी टाइप की होती है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान मेडुलरी रेज की कुछ कोशिकाओं में विभाजन से बनती है। मेडुलरी रेज की कुछ कोशिकाओं में विभाजन से बनती है। निरंतर सेकेंडरी जाइलम के बनते जाने से केंद्रीय भाग की कोशिकाओं पर क्या बढ़ता है? दबाव बढ़ता है, जिससे वह सभी मृत हो जाती है। अपशिष्ट पदार्थ रेजिन, टेनिन, गोंद जम जाने से केंद्रीय भाग की कास्ट जो है वो गहरे काले रंग की हो जाती है, जिसको कहते हैं हार्टवुड। भाई गोंद जो होता है वो वाटरप्रूफ होता ही नहीं होता है, तो ये क्या होती है? हार्डवुड गहरे काले रंग की होती है। और जो कास्ट परिधीय भाग में होती है वो हल्के भूरे रंग की होती है और उसको सैपवुड कहते हैं। और कास्ट का अध्ययन कहलाता है जाइलोटोमी कहलाता है। कभी इनमें जो अच्छी कौन सी है? स्लोवुड है, सैपवुड और जो है वो हार्टवुड। सैपवुड और कौन सी है? हार्टवुड है। हार्टवुड को ही कहा जाता है ड्यूरामेन वुड। हार्टवुड को ही क्या कहा जाता है? ड्यूरामेन वुड कहा जाता है। तो सैपवुड और हार्टवुड ड्यूरामेन कहा जाता है। हार्टवुड है, हल्के भूरे रंग की होती है सैप, और ये गहरे काले रंग की होती है। लिग्निन कम होते है तो ये कम जलरोधी होती है सैपवुड, और इसमें जल अवरोधी अधिक होती है। यह सैप जो होता है वो जीवित संरचना होती है। हार्ट जो है वो मर गया तो ये मृत संरचना होती है। मरने के बाद इंसान काला पड़ गया, नीला काला जैसा पड़ गया वो पड़ गया, तो ये सभी मृत संरचना होती है। ये जैविक क्रिया में भाग लेती है और ये नहीं लेती है। टायोल्स नहीं होते और इसमें टाइलोस होते हैं। नहीं होते हैं सैप में, और इसमें टाइलोस होते हैं। ठीक भाई, काली चीज़ जैविक क्रिया में भाग लेगी क्या? नहीं लेगी, ये लेती है। जैविक क्रिया में भाग कौन लेती है? जो जीवित होती है, परंतु ये तो है ही मृत संरचना। और ये इसमें जो है वो कम जलरोधी है और ये अधिक जलरोधी है, इसीलिए ये हार्टवुड जो होती है ये ज़्यादा उपयोगी होती है। टाइलोसिस जो होती है सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स और ट्रैकिट्स में अवशिष्ट पदार्थों के टाइलोसिस जो है वो सेकेंडरी जाइलम जो उसमें वेसल्स और ट्रैकिट्स में अपशिष्ट पदार्थों के जमने से बनने वाली गुब्बारे समान संरचना होती है, जिससे वुड में जितनी ज़्यादा होती है सूक्ष्म जीवों के प्रति उतनी ही प्रतिरोधी होती है। यह टाइलोसिस जितनी ज़्यादा, टाइलोसिस किसमें थी? टाइलोसिस हार्ट में थी। किसमें थी? हार्ट में थी। इसीलिए जितनी ज़्यादा होती है तो सूक्ष्म जीव उसको उतनी ही नुकसान कम पहुंचाते हैं। तो जिसको अपन दीमक कहते हैं ना,
या यदि टाइलोसिस की मात्रा कम होती है तो दीमक उसको नुकसान पहुंचा देती है। और कई कई लकड़ी देखा होगा, जितनी हार्ड काली होती है उसको उतनी ही दीमक नुकसान कम पहुंचाती है। पेरेनकाइमा के आधार पर वुड दो प्रकार की होती है, मोनोजाइलिक और मोनोजाइलिक और फाइनोजाइलिक वुड। मोनो के पेड़ जो है वो ज़्यादा, देखो मोनो को याद रखो, पेरेनकाइमा ज़्यादा, भाई पेड़ ज़्यादा चलते हैं उसके क्योंकि वो जीवित है, और वो जीवित है वो बैक्टीरिया फंगस उसमें ज़्यादा होंगे भाई, जीवित पर ही बैक्टीरिया फंगस ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर जो है वो भाई मोनो जो है वो वाटरप्रूफ और है, क्योंकि उसमें लिग्निन यहाँ पर वाटरप्रूफ नहीं है। मोनो नाम की लड़की वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि उसमें लिग्निन कम है, तो नो वाटरप्रूफ। और कमर्शियल यूज उसका क्या होता है, कम होता है, जैसे साइकस। देखो मोनो के पास क्या है, साइकिल है, मोनो के पास क्या है, साइकिल है। ये मोनो के पास में साइकिल से साइकस है। मोनो के क्या ज़्यादा चलते हैं, पैर, तो पेरेनकाइमा ज़्यादा होती है। पैर ज़्यादा चलते हैं तो वो भोजन भी ज़्यादा करेगी, मतलब वो जीवित कोशिका है, और जीवित कोशिका वो है तो उस पर जो है वो फंगस और बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे। परंतु फंगस बैक्टीरिया ज़्यादा है तो मोनो जो वाटरप्रूफ भी नहीं है, तो नो वाटरप्रूफ। लिग्निन क्योंकि कम होते हैं, इसमें ये सब उल्टे हो जाएंगे। ये उदाहरण नीम, आम, खेजड़ी वगैरह, इनका कॉमर्शियल यूज होता है। यदि कास्ट में वाहिकाएं उपस्थित हो तो उसे पोरस कास्ट कहते हैं, और ये पोरस किस में होती है, डाइकोट्स में, और पोरस कास्ट अच्छी होती है। ये नीटम, एफिड्रा, वेलवेसेज में होती है पोरस कास्ट। पोरस देखो पारस क्या हो गया था, विन, पारस क्या हो गया था, विन, तो वी से वेलवेसेज। देखो पोरस विन हुआ था, पोरस क्या हुआ था, विन हुआ था, तो उसको वेल विसेज मिली थी, क्या मिली थी, वेल विसेज। तो वेल विसेज, ई से इफिड्रा और एन से नीटम, पोरस ठीक होता किसमें, डाइकोट्स में। किसमें होता है, डाइकोट्स में होता है। पोरस पास हुआ तो उसको मैंने 2 कोट दिए थे, डाइकोट। और जिसमें वेसल्स एब्सेंट होती है तो वेसल्स प्रेजेंट थी तो पोरस थी, डाइकोट्स में थी, विन थी, तो वेल वेसेज, इफिड्रा और नीटम। वेसल्स एब्सेंट होती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नॉन पोरस कास्ट, और ये किस में होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है। अब एनुअल रिंग की बात करते हैं। ये एनुअल रिंग जो है वार्षिक वलय, ये क्या करती है, आयुजात करती है। क्या करती है, आयुजात। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो ताप के समानुपाती होती है, यानी ताप ज़्यादा तो वेस्कुलर कैम्बियम भी ज़्यादा होती है। वेस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा तो जाइलम ज़्यादा। तो वेस्कुलर कैम्बियम इनवर्स प्रोपोर्शनल, वेस्कुलर कैम्बियम प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती, टेम्परेचर समानुपाती जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम इसमें अधिक होता है। सेकेंडरी जाइलम की वाहिका व वाहिनिका चौड़ी होती है, वसंत ऋतु में होती है, और वसंत कास्ट स्प्रिंग कहलाती है। वसंत ऋतु में क्या होती है, वेस्कुलर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वेस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा बनती है, तो द्वितीयक जाइलम ज़्यादा बनता है। द्वितीयक जाइलम ज़्यादा बनता है तो द्वितीयक वाहिका और वाहिनिकाएँ चौड़ी होती है। उल्टा टेम्परेचर कम, वेस्कुलर कैम्बियम कम, सेकेंडरी जाइलम कम, सेकेंडरी जाइलम संकरी। और ये कब होती है, जब जाइलम संकरी हो जाती है तभी तो पत्त जड़ेगा, और ये कब जड़ता है, पतझड़ वुड होती है यानी एंथम वुड। स्प्रिंग वुड हो गई वो तो वसंत ऋतु में, स्प्रिंग वुड यानी वसंत कास्ट, वसंत को स्प्रिंग पसंद है। और जबकि पतझड़ ऋतु में एंथनी गोंसाल्विस आते हैं। पत्त जड़ गया तो कौन आ गया, एंथनी गोंसाल्विस। संकरी है तो पत्ते झड़ेंगे, ये कम होगा वेस्कुलर कैम्बियम तब। आगे देखो, एक वर्ष वसंत वर्दी वलय और पतझड़ वर्दी वलय को एक वार्षिक वलय कहा जाता है। स्प्रिंग ग्रोथ रिंग को और एंथम ग्रोथ रिंग को कहा जाता है एनुअल रिंग। ठीक, वार्षिक वलय जो है वो गर्मी में ज़्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा, वेस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा, वाहिनिकाएँ चौड़ी, तो वो क्या थी, स्प्रिंग ग्रोथ थी।
और ये किस में ज़्यादा होती है? तने में। जड़ की तुलना में किस में ज़्यादा होती है? तने में। और डेसिडुअल और एवरग्रीन पर्णपाती और सदाबहार में ज़्यादा किस में होती है? पर्णपाती में ज़्यादा होती है। फिर जीरोफाइट में, फिर मीजोफाइट, फिर हाइड्रोफाइट। तो देखो गर्मी और सर्दी में गर्मी में ज़्यादा, तने और जड़ में तने में ज़्यादा। क्रम याद करोगे, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। और पर्णपाती और सदाबहार में किस में ज़्यादा होती है? पर्णपाती में। एनुअल रिंग जो होती है पादपायु याद करने के लिए होती है, और ये जो कहलाती है वो डेंड्रोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाती है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाती है। और ये यंत्र क्या कहलाता है? ये यंत्र पूछा हुआ एग्जाम में। इंक्रीमेंटल बोरर, आयु याद करने वाला भी पूछा जाता है, तो आयु डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और यंत्र क्या कहलाता है? इंक्रीमेंटल बोर, इंक्रीमेंटल बोर कहलाता है। एनुअल रिंग की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। एनुअल रिंग की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। देखे थे अपन ने ऊपर जस्ट। तो वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, जिससे गर्मी के दिनों में वुड का उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसे वसंत काष्ठ यानी समर वुड यानी स्प्रिंग वुड भी कहा जाता है। एक वर्ष में 2 वर्दी वलय बनती है जो मिलकर एनुअल रिंग बनाती है। 2 वर्दी वलय स्प्रिंग और एंथम बन रही थी। वार्षिक वलय उन स्थानों पर ज़्यादा बनती है जहाँ तापमान में ज़्यादा परिवर्तन होगा, तो एनुअल रिंग ज़्यादा बनेगी। स्टेम वार्षिक वलयों की संख्याओं को गिनकर पादप की आयु ज्ञात की जाती है, जिसको क्या कहते हैं? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, एक्स्ट्रा जो है वो किससे हो रही थी? कोर कैम्बियम से हो रही थी। कोर कैम्बियम की सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कोर्टेक्स की जो हाइपोडर्मिस की बनी होती है, कोर कैम्बियम जो थी वो किससे बनती है? कॉर्क और कॉर्टेक्स से बनती है। कॉर्क किससे बनती है? कॉर्टेक्स से। और कॉर्टेक्स की किससे बनती है? बाहर की परत हाइपोडर्मिस से बनती है। कॉर्टेक्स कोर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कॉर्क, तो कोस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की हाइपोडर्मिस से बनती है। और इनकी क्रियाशीलता सर्दी के दिनों में ज़्यादा और गर्मी के दिनों में क्या होती है? कम। किनकी? कोर कैम्बियम उल्टा है। किससे? वेस्कुलर कैम्बियम वाली जो थी उसका उल्टा है, वो गर्मी में ज़्यादा थी, सर्दी में कम थी। क्रियाशीलता इनकी कहाँ ज़्यादा होती है? परिधीय भाग में ज़्यादा होती है। देखो परिधीय भाग में अभिक्रिया ज़्यादा होगी तो कॉर्क बनेगी, जिसको फैलन यानी काग कहते हैं। और ये एग्जाम में आरपीएससी में आया था, फैलन। परिधीय भाग में जो कॉर्क है उसको फैलन कहते हैं। परिधि फैल, परी जो है वो फैल हो गई, परी क्या हो गई? फैल हो गई। और केंद्र में, भाई केंद्र में अभिक्रिया हमेशा कम होती है, बाहर वाले की अभिक्रिया ज़्यादा होती है। बाहर तो जो बाहर घूमता है वो जो मर्जी कर सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, कुछ अंदर वालों पर घर की बंदिश होती है। तो परिधीय भाग में अभिक्रिया ज़्यादा होगी तो क्या होगी? कॉर्क जो होगी वो फैलन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फैलन। और यह जो केंद्रीय भाग में अभिक्रिया कम होती है तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, उसको कहा जाता है फेलोडर्म। क्या कहते हैं? फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म कहा जाता है। और इन दोनों को मिलाकर पेरिडर्म कहा जाता है। ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। तो रिएक्शन अधिक तो फैलन, रिएक्शन कम तो फेलोडर्म, दोनों को मिलाकर पेरिडर्म कहते हैं। और अपन ने पहले ही वाष्पोत्सर्जन का ये चीज़ देखी भी है, एक बार वापस देख लो। क्या वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा और क्यूटिकल के द्वारा होता है? क्यों नहीं याद किया था अपन ने? क्या याद किया था? क्यों नहीं। तो क्यूटिकल में कितना % होता है? 9% होता है। और जब यहाँ पर सुबेरिन का जमाव हो जाता है तो कोशिका मृत हो जाती है, वाटर प्रूफ हो जाती है, एयर प्रूफ हो जाती है। और जो वातरंध्र जो लेंटिक्यूलर होते हैं उससे 1% जो वाष्पोत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सुबेरिन एब्सेंट होता है, कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। भाई जब सुबेरिन एब्सेंट है तो कोशिका जीवित होगी, सुबेरिन प्रेजेंट है तो कोशिका मृत होगी। तो ये क्या होती है? संपूरक कोशिका कॉम्प्लीमेंट्री सेल होती है और तने द्वारा कायिक जनन में क्या करती है? भाग लेती है।
कार्य क्या है इनका? वात रंध्रों का कार्य है गैसों का परिवहन। ये किस में एब्सेंट होते हैं? पत्ती में एब्सेंट और तने में क्या होते हैं? प्रेजेंट। जो वात रंध्र लेंटिकल है वो वात रंध्र लेंटिकल पत्ती में तो होते नहीं है, जबकि तने में होते हैं। 1% से कम वाष्पोत्सर्जन करते हैं और छाल में उपस्थित सभी मृत संख्याओं को राइटोडोम कहा जाता है। छाल में उपस्थित सभी मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? राइटिडोम कहते हैं। पुराने वैज्ञानिकों के अनुसार छाल का संपूर्ण भाग मृत होती है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार बाह्य भाग मृत होता है, जबकि आंतरिक भाग सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या रहता है? जीवित रहता है। ये होती है अपनी यूनिट पूरी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये जो इसमें 4 पार्ट हैं इनको पूरा देखें। क्वेश्चन अपन बाद में इनमें क्वेश्चन सीरीज भी चलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।